आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ओके, तो देखो, द डी ब्रोगली आइडिया वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय डेविसन एंड जर्मर इन 1927 who observed the reflection of an electron beam from the metal surface supporting its wave nature। तो पहली बात कि जो डी ब्रोगली ने बताया कि जो पार्टिकल का वेव नेचर भी हो सकता है, उस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया डेविसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट द्वारा। और बेसिकली ये दोनों क्या कर रहे थे, ये दोनों एक निकल मेटल की सरफेस की स्टडी करना चाह रहे थे। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है कि इन दोनों को सुबह कोई सपना आया कि चलो आ जाओ प्रूव करते हैं इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये अलग ही काम कर रहे थे। ये निकल की सरफेस की स्टडी करना चाह रहे थे और कर रहे थे। निकल सरफेस की स्टडी कर रहे थे, निकल की सरफेस की स्टडी कर रहे थे। इनको नहीं प्रूव करना था कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर क्या है नहीं है, इनको ये चीज़ से कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, ये अपना अलग ही काम कर रहे थे, बट हाँ एक्सीडेंटली प्रूव हुआ ये चीज़। ओके, तो साइंस में एक वर्ड होता है सेरेंडिपिटी, मीन्स आप करना कुछ चाहते हो कुछ और गया है। ठीक है, और जो हो गया वो एक बड़ा माइलस्टोन है। तो देखते हैं, एक्सीडेंटल डिस्कवरी बोल सकते हो इस चीज़ को। ठीक है ना, एक्सीडेंटली ये प्रूव हो गया कि हाँ इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है। देखो, इन 1925 डेविसन एंड जर्मर वर इन फैक्ट स्टडिंग द सरफेस ऑफ निकल बाय मेजरिंग द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्कैटर फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्या कर रहे थे, ये निकल की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करा रहे थे। निकल की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करा रहे थे, और जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करके स्कैटर कर रहा था, ठीक है ना, वो उनकी एनर्जीज को क्या कर रहे थे, उनकी एनर्जीज को मेजर कर रहे थे। ओके, ये मेजर कर रहे थे एनर्जीज को, किसकी एनर्जीज को, इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज को। कौन से इलेक्ट्रॉन, जो आपकी मेटल सरफेस से स्ट्राइक हो रही है, जो मेटल सरफेस से स्ट्राइक हो रही थी, उनकी एनर्जीज को ये क्या कर रहे थे, मेजर कर रहे थे। ठीक है, और इनका मेन मोटो क्या था, इनका मेन मोटो था कि आपका निकल सरफेस का स्टडी करना। ठीक है ना, इनका काम वही था। दे कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट इन वैक्यूम में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था। अब वैक्यूम में क्यों, देखो वैक्यूम में अगर निकलोगे तो दो चीज़ें घटेंगी। एक तो जो निकल सरफेस है उस पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी। एटमॉस्फेयर में अगर निकल रखोगे, निकल की प्लेट, तो वो ऑक्साइड लेयर बना लेगा। ठीक है ना, ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस है वो इनसे इंटरेक्ट करके वो उनका पाथ अल्टर हो जाएगा, जैसे कि हमने देखा भी था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। ठीक है, तो देखो, और एक बात, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इस चीज़ के बाद ही आएगी। ठीक है, जब ये एक्सपेरिमेंट प्रूव हो जाएगा, जब ये इसका वेव नेचर प्रूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर प्रूव हो जाएगा, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनता है। बात करना आगे। ओके, दे कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट इन वैक्यूम बाय एक्सीलरेटिंग द इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कराया गया, एंड देन अलाउिंग देम टू स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द निकल प्लेट। और देन उसको जो इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कराया और उसको स्ट्राइक करा दिया किस पे, मेटल सरफेस पे, निकल की सरफेस पे। द नंबर ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन वॉज डिटरमाइंड यूजिंग ए डिटेक्टर। और जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से स्कैटर हो रहे थे, उनको डिटेक्ट किया गया किससे, इस डिटेक्टर द्वारा। यहाँ पे बेसिकली डिटेक्टर क्या है, यहाँ पे बेसिकली डिटेक्टर एक गैल्वेनोमीटर और कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो एक डिटेक्टर से उन इलेक्ट्रॉन्स को, उन स्कैटर इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट किया गया। ठीक है ना, तो द नंबर ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन वॉज डिटरमाइंड बाय द डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट किया कि हाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर स्कैटर होकर इधर आ गए। ठीक, द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज शोन इन फिगर 2.8 बिलो। देखो, ये कुछ आपका सेटअप ऐसा कुछ है। देखो, पहले तो यहाँ पे एक फिलामेंट होती है, ठीक है ना, एक मेटल की फिलामेंट होती है, इसको हीट किया जाता है। यहाँ पे एक लो एंड बैटरी लगी हुई है। ठीक है ना, इस बैटरी का वोल्टेज कम रखा जाता है। ठीक है ना, इस बैटरी के वोल्टेज को कम रखा जाता है। और एक यहाँ पे सोर्स ऑफ, यहाँ पे एक जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज ज़्यादा है और ये वाला वोल्टेज कम है। ठीक है ना, ये जो छोटा वोल्टेज है ये बेसिकली 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, ठीक है ना, 18 वोल्ट, ये छोटा वोल्टेज है।
और ये एक बड़ा सोर्स है, ठीक है। और ये वेरिएबल है, ठीक है ना, इसको आप चेंज कर सकते हो, इसको आप अल्टर कर सकते हो, ठीक है ना, इसलिए ये वेरिएबल का साइन बना हुआ है कि ये वोल्टेज को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये एक फिलामेंट लगी हुई है, अब ये यहाँ पे एक लगा हुआ है, क्या यहाँ पे एक छोटी बैटरी लगी हुई है। ये फिलामेंट फिर क्या होगा, हीटअप होगा और इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। ये फिलामेंट हीट होके इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, ठीक है। और जो बड़ा जो बैटरी लगा हुआ है, जो बड़ा वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इसका काम क्या है, इसका काम है इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कराना, ठीक है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करेंगे। तो इसके नेगेटिव टर्मिनल को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना, नेगेटिव टर्मिनल को इधर से कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव टर्मिनल, और ये पॉजिटिव टर्मिनल को, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया है किससे, ये एक यहाँ पे ट्यूब होती है, बेसिकली एल्यूमिनियम का ट्यूब होता है। अब कोई भी डिफरेंट मेटल की ट्यूब आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये अंदर बिल्कुल ये नैरो होल होता है, इसके अंदर नैरो होल, ठीक है। ये ट्यूब में नैरो होल होती है, इस होल के थ्रू इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर कर सकते हैं, ओके। तो इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्सीलरेट कर जाएंगे इसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सीलरेट करेंगे और वो एंटर करेंगे आपके एक्सीलरेटिंग एनोड में। इसको एक्सीलरेटिंग एनोड बोल दिया जाता है, ठीक है। इसमें वो एंटर करेंगे देन पहले तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, वो बिल्कुल स्कैटर्ड होकर निकल रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल एक बीम नहीं निकल रही, यहाँ से स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। बट ये नैरो ट्यूब में आते ही वो सारे एक बीम फॉर्म कर लेते हैं, एक बीम बन जाती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। इनिशियली इलेक्ट्रॉन ऐसे स्कैटर होते हैं, लेकिन जब हमने इसको एक नैरो ट्यूब से पास कराया, तो क्या हुआ, इसकी तो पहले तो ये एक्सीलरेट हो गए और ये एक बीम फॉर्म कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन बीम बनी, ठीक है ना। अब देखो ये जो बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम है, इसको हमने स्ट्राइक कराया किसी चीज़ पे, निकल की सरफेस पे, ठीक है, निकल सरफेस पे। और ये स्ट्राइक होके फिर क्या हुए, स्कैटर हुए और हमने इसको डिटेक्टर से डिटेक्ट किया। और ये डिटेक्टर को आप पूरे डायरेक्शन में यहाँ से लेकर पूरा डिटेक्टर को इस पूरे रीजन में, सर्कुलर रीजन में आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर की ओर डिफ्लेक्ट हुआ है तो उसको भी आप देख पाओगे, कोई इलेक्ट्रॉन इधर की ओर डिफ्लेक्ट हुआ है तो उसको भी देख पाओगे, ठीक है। और इसमें तो कुछ, हाँ, ये वैक्यूम चैम्बर है सो डैट आपका जो निकल सरफेस है वो क्या है, ऑक्साइड लेयर ना फॉर्म कर ले, ठीक है। और जो आपका ये है, क्या नाम है इसका, हटाओ। और जो ये आपका इलेक्ट्रॉन बीम है वो उनकी पाथ में कोई डिफरेंस ना है, उसका पाथ अल्टर ना हो जाए, ठीक है ना, वो एक स्ट्रेट पाथ में मूव करे, ठीक है। देखो इसको चेंज करो। इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ये एक्सपेक्ट किया गया कि द स्मूथेस्ट मेटल सरफेस would be rough enough to reflect the electron beam diffusely with a smooth distribution of intensity with the angle of diffraction। देखो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब समझो। अगर मैं बोलूँ ये है एक सरफेस, ठीक है ना, स्ट्रेट बना रहा हूँ, ठीक है ना, स्ट्रेट बना रहा हूँ। अब आप इसको कोई चीज़ को ऐसे अगर फेंक रहे हो, ऐसे स्ट्राइक करा रहे हो, तो क्या लगता है किधर की ओर वो मूव करेगा। आपको लगा, आप इमेजिन करो अगर आप ऐसे कुछ चीज़ को, आपने कोई चीज़ ऐसे फेंकी है बिल्कुल स्ट्रेट, तो आपको नहीं लगता वो इसी पाथ में वापस आना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा होता कि ये सरफेस ऐसा टिल्टेड है, अब आप कुछ इसको ऐसे कुछ करवाते, ऐसे कोई स्ट्राइक होता, तो हाँ अब हम बोल पाते कि हाँ अब ये क्या होगा, ऐसे कुछ नहीं जाएगा। पर आप देख रहे हो अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट है और आप ऐसे ऐसे कुछ स्ट्राइक करा रहे हो, तो वो आपको लगता है ऐसा होना भी चाहिए कि ये इसी बात पे वापस आना चाहिए, और होता भी ऐसा ही है इन जनरल। बट बोला गया कि जो निकल की जो सरफेस है ना, निकल की सरफेस है बिल्कुल स्मूथ सरफेस,
निकल की बिल्कुल स्मूथ सरफेस भी ले लो ना, बिल्कुल स्मूथ सरफेस ऑफ निकल भी ले लोगे, तो अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, वो भी आपको कैसे दिखेगा, रफ दिखाई देगा। उसकी सरफेस भी रफ होती है, वो हमें दिख रहा है स्मूथ। अब जब आप उसको बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जूम करके देखोगे तो उसकी सरफेस ऐसे रफनेस होती है, सरफेस में बिल्कुल ऐसे स्मूथ नहीं होती है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि द स्मूथेस्ट मेटल सरफेस, आप बिल्कुल स्मूथ मेटल सरफेस भी ले लोगे ना, वुड बी रफ इनफ, वो इतना रफ तो होगा ही होगा कि वो रिफ्लेक्ट कर पाए इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्यूजली। मीन्स अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम मारोगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि वो इतना तो रफ है ही, इतना तो वो रफ है ही कि वो रिफ्लेक्ट कर दे इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्यूजली डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में विद स्मूथ, एक सेकंड इसको हटाओ, ठीक है, विद स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी विद द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। मीन्स अब तो आप समझ गए ना, ये सरफेस स्मूथ नहीं है, ये रफ ही है। ठीक है, तो अब डिफरेंट डिफरेंट, मान लो इधर गया इलेक्ट्रॉन, इधर गया, इसका इधर हुआ है, इधर हुआ है, इधर हुआ है। ठीक है ना, तो सरफेस से 30 डिग्री के एंगल पे, सरफेस से ले लोगे 40 डिग्री का एंगल ले लेना, सरफेस से ये 50 डिग्री ले लो, 90 ले लो, चलो सरफेस से ले लो 110 डिग्री, सरफेस से मान लेते हैं 120 डिग्री। तो वही बोला जा रहा है द स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी विद द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। देखो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन समझ गया ना, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन मीन्स जो रिफ्लेक्टेड है, जो डिफ्लेक्टेड आपके पास इलेक्ट्रॉन है, जो डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन और मेटल सरफेस के बीच का एंगल, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन और मेटल सरफेस के बीच का एंगल। ठीक है ना, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन और मेटल सरफेस के बीच का एंगल। तो बोला जा रहा है स्मूथ इंटेंसिटी मीन्स आपको 30 डिग्री पे जो इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, जो इंटेंसिटी आपको 40 डिग्री पे देखने को मिलेगी, जो इंटेंसिटी आपको 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है ना, ये क्या रहेंगी, एक बराबर रहेंगी। स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एनर्जी, जो इंटेंसिटी है, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इंटेंसिटी है वो एक समान रहेगी। स्मूथ इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी हर एंगल पे इंटेंसिटी एक समान रह रही है। ठीक है ना, हर एंगल पे इंटेंसिटी आपको एक बराबर मिल रही है, मीन्स स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है ना, समझ गया ये चीज़। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये चीज़ें तो होती है कि जो मेटल सरफेस है, जो स्मूथ मेटल सरफेस है वो रफ होता है। ठीक है, स्मूथ मेटल सरफेस भी इतना रफ होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज कर पाए। ठीक है, बट वो जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, वो अलग है, वो स्मूथ नहीं है। ठीक है ना, इंटेंसिटी आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट देखने को मिलेंगी, बट इनके हिसाब से बोला गया, इनके हिसाब से एक्सपेक्टेड था कि जो इंटेंसिटी है वो स्मूथ, इंटेंसिटी का स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये सब एक समान डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे आपको एक समान इंटेंसिटी देखने को मिलेंगी। स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी विद द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन आप समझ गए ना, मेटल सरफेस और इलेक्ट्रॉन स्कैटर जिस डायरेक्शन में हुआ है और मेटल सरफेस के बीच का एंगल। ठीक है ना, तो स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी एक्सपेक्टेड था। ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे आपको इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान मिलेगा, एक समान इंटेंसिटी मिलेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। देखो, बट while the experiment was conducted, accidentally क्या हुआ, एयर एंटर्ड into the वैक्यूम चैम्बर। जो वैक्यूम चैम्बर था उसमें एयर एंटर कर गई एंड निकल ऑक्साइड फॉर्म हो गया। बताया था इस चीज़ को हमने, वैक्यूम चैम्बर बनाते ही इसलिए थे। ठीक है ना, उन्होंने बनाया था वैक्यूम चैम्बर, बट हाँ क्या हुआ, एक्सीडेंटली एयर एंटर कर गई, कुछ हुआ होगा, कुछ दिक्कत आ गई, तो निकल ऑक्साइड फॉर्म हो गया। अब क्या किया जाए, अब ऑन दी सरफेस ऑफ द निकल मेटल, ठीक है,
टू रिमूव दी ऑक्साइड फिल्म, अब ये जो ऑक्साइड की थिन लेयर बन चुकी है, जो ऑक्साइड की थिन लेयर बन चुकी है उसको रिमूव करना है। तो डेविसन एंड जर्मन ने क्या किया, हीट कर दिया मेटल पीस को हीट कर दिया हाई टेम्परेचर पे, ठीक है ना, विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल क्रिस्टल एरिया, ठीक है, जिसके वजह से क्या फॉर्म हुआ, सिंगल क्रिस्टल एरिया हैविंग क्रिस्टल प्लेन्स इन दी मेटल। इस चीज़ को मैं समझाऊंगा। तो देखो बात सिंपल सी है, आपके पास क्या बन चुकी है, निकल ऑक्साइड बन चुका है। तो आपके पास दो तरीके हैं, ये तो आप मेटल बदल दो, दूसरा मेटल यूज़ कर लो, ये तो उसको हीट कर लो। अब दूसरा मेटल क्यों नहीं उन्होंने यूज़ किया, ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है ना, बस सिंपल सी बात है, उन्होंने हीट करने को प्रीफर किया। उन्होंने बोला हम इसी को हीट कर लेंगे, हीट करके इसी को ऑक्साइड लेयर हटा देंगे। तो ऑक्साइड लेयर हटाया उन्होंने। बट जो इनिशियली जो आपके पास इनिशियली जो ऑक्साइड लेयर फॉर्म होने से पहले जो निकल की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, जो इनिशियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर था और जो फाइनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर उनको मिला वो चेंज हो गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। हीट करने की वजह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो, अब जो नया क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना था, एक सेकंड, ये इसमें नहीं है, एक सेकंड मैं रुको दिखाता हूँ। देखो अब जो नया क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपके पास बन गया है वो ऐसा था, जिसमें जो डिफरेंट ये आपको दिख रहे हैं ये एटम्स हैं। एटम का अरेंजमेंट ऑर्डर्ड हो गया, मीन्स वो और अच्छे से अरेंज हो चुके हैं, ठीक है ना। ये सारे आपके एटम्स हैं। जब आपके पास एक प्लेन बन गया, ये आपको दो प्लेन दिख रहा होगा, एक तो ये वाला प्लेन और एक ये नीचे प्लेन। ऐसे ही एटम्स के लेयर फॉर्म हो गए, और ये बिल्कुल क्या है, ऑर्डर्ड वे में है, ठीक है ना। पहले इतना अच्छा ऑर्डर नहीं था, पहले जो अरेंजमेंट था, ठीक है, पहले भी ठीक था, बट इतना अच्छा अरेंजमेंट पहले नहीं था। हीटिंग से पहले जो क्रिस्टल में एटम की अरेंजमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं थी, जितनी अच्छी वो अब बन चुकी, जितना ऑर्डर्ड वे में वो अब है, ठीक है। तो अब देखो वही बोले जा रहा है, इस चीज़ में बताऊँ एक चीज़, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल क्रिस्टल एरिया हैविंग क्रिस्टल प्लेन्स ऑफ क्रिस्टल प्लेन इन द मेटल। ये इसको आप बोलोगे क्रिस्टल प्लेन, ये जो आपको दिख रही है ये आपकी क्रिस्टल प्लेन है, ये है आपकी क्रिस्टल प्लेन। ये एक प्लेन होगी, ये नीचे दूसरी प्लेन होगी, ऐसी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो आपको क्रिस्टल प्लेन्स का फॉर्मेशन देखने को मिला हीट करने की वजह से, ठीक है ना। क्रिस्टल प्लेन्स फॉर्म हुई, पहले नहीं थी, पहले इतना ऑर्डर क्रिस्टल प्लेन नहीं था, ठीक है। बेसिकली हम क्रिस्टल प्लेन बोलते ही नहीं है पहले के लिए, ठीक है ना, इतना ऑर्डर वे में था ही नहीं पहले। तो हीटिंग के बाद ही ये क्रिस्टल प्लेन फॉर्म हो गई। अब देखो क्या हुआ, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन आया वो एटम से, ये वाले पहले लेयर के एटम से जो इलेक्ट्रॉन आया वो पहला वाला प्लेन के एटम से स्ट्राइक किया, वो क्या हो गया, वो रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। अब दूसरा ये इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे वाले प्लेन के एटम से क्या हुआ, स्ट्राइक किया और वो क्या हो गया, स्कैटर किया, ठीक है, स्कैटर्ड हो गया इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये वाला पहला वाले इलेक्ट्रॉन का पाथ देखो क्या है, ये वाला पाथ है, ठीक है। और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का पाथ देखो ये वाला पाथ है, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन का पाथ आपको दिख रहा है, क्या लग रहा है कौन सा इलेक्ट्रॉन का पाथ ज़्यादा है, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा, उसका पाथ की जो लेंथ है ज़्यादा है, ठीक है, पाथ लेंथ ज़्यादा है। अब बोलूँ कितना ज़्यादा है, तो अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे, इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ये जो पाथ है इतना बराबर, ठीक है, कोई और कलर से बना देता हूँ। ये जो पाथ है ये बराबर है इस वाले के, ठीक है, और ये जो पाथ है ये बराबर है इसके, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ गया, ये पाथ ये एक्स्ट्रा चला, बोल दो ये वाला सेकंड इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा चला, कितना, इतना और ये इतना,
मीन्स ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये इतना ज़्यादा चला है, इतना ये ज़्यादा चला है, सेकंड इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा चला है, तो पाथ डिफरेंस आपको मिल गया, ठीक है ना, आपको पाथ डिफरेंस मिल गया। अब हमें बेसिकली पता करना है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है। तो मान लेते हैं हमने बोला कि दो प्लेन की दूरी, दो प्लेन के बीच के डिस्टेंस को हम डी मानते हैं, दो प्लेन के डिस्टेंस को हम डी मानते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला डिस्टेंस आपका डी हो गया, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आपका डी हो गया, ये आपका डी हो गया। तो ये एंगल को आप मान लो थीटा, बेसिकली इसको मत मानो थीटा। देखो क्या करते हैं ना हम, हटाओ इसको, बताओ, देखो ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस पे है ये लाइन, और ये आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे स्ट्राइक हुआ है। इस एंगल को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुआ, और ये क्या है, मेटल सरफेस। इनके बीच के एंगल को थीटा बोल दो, इनके बीच के एंगल को थीटा बोल दो। अगर ये थीटा है और ये पूरा आपको 90 दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये आपको 90 दिख रहा होगा, ये पूरा 90 दिख रहा होगा, तो इसको क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो 90 माइनस थीटा, इसको बोल सकते हो 90 माइनस थीटा। और सेम इधर भी ये थीटा होगा, ठीक है, इधर भी ये थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये वाला हमारा क्या, ये बीच वाला ये हमारा क्या, ये है हमारा डी, ये है हमारा डी। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी कॉस 90 माइनस थीटा, डी कॉस 90 माइनस थीटा। और सेम ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरा डी कॉस 90 माइनस थीटा, मीन्स 2 टाइम्स डी कॉस 90 माइनस थीटा। तो 2 टाइम्स डी कॉस 90 माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा, ठीक है, 2d साइन थीटा ये होता है। ये है हमारा पाथ डिफरेंस, ये आ गया हमारा पाथ डिफरेंस। और हम जानते हैं पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। और तो एन लैम्डा अब कर दो, पाथ डिफरेंस कितना है आपका 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये आपका है ब्रैग्स लॉ, ये है आपका ब्रैग्स लॉ, जो भी आगे हम देखेंगे। पर हाँ अभी हम देख लिए इस चीज़ में, इसको समझने में सिंपल सी बातें ही थी और कुछ खास नहीं था। When the experiment was done, जब एक्सपेरिमेंट हो गया, the electron got scattered, इलेक्ट्रॉन स्कैटर किए from these plane, इन प्लेन से इलेक्ट्रॉन स्कैटर कर दें, and diffraction pattern with unexpected peaks resulted। आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है, पहले तो हमने सोचा नहीं था कि हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, ठीक है। तो हाँ डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला, अनएक्सपेक्टेड पीक हमें देखने को मिली, मीन्स डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट एंगल पे हमको इंटेंसिटी डिफरेंट मिल रही थी, डिफरेंट एंगल पे इंटेंसिटी डिफरेंट मिल रही थी, ठीक है। इंटेंसिटी और एंगल का अगर आप ग्राफ बना लोगे, इंटेंसिटी और एंगल्स का थीटा का ग्राफ बनाओगे, तो आपको एक क्या दिखाई देगा, ठीक है, ये आपको मैक्सिमा दिखाई दे रहा है, एक पीक मिली, और ये आपको मिनिमा दिखाई दे रहा है। तो आपको डिफरेंट एंगल, ये आपको इंटेंसिटी आपको डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट देखने को मिलेगी। वही बोला गया, अनएक्सपेक्टेड पीक आपको देखने को मिली, अनएक्सपेक्टेड पीक देखने को मिला, और डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिला, जो कि ये दोनों ही चीज़ें हमने क्या किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। बेसिकली क्या होता है ना, आपका जब निकल मेटल बिना, पहले जो ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो गई, उसके बाद हमने उसको हीट किया, तो पहले के जो निकल मेटल थे जिस पे अभी ऑक्साइड लेयर नहीं चढ़ी हुई है, वो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करते थे, बट आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, वो उस डिफ्रैक्शन पैटर्न को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ये वाला डिफ्रैक्शन पैटर्न इतना अच्छा बनता है कि इसको आप ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है ना, ये ऑब्जर्वेबल है, इसको आप ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक। अब देखो, द एक्सपेरिमेंट वॉज अगेन रिपीटेड बाय डेविसन एंड जर्मर इन 1925। अब 1927 में इन्होंने इस चीज़ को दोबारा किया, इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने दोबारा किया, एंड कैलकुलेशंस वर डन।
फॉर इंटेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाला गया जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे। मीन्स 30 डिग्री पे जो इलेक्ट्रॉन मिला तो उस समय की 30 डिग्री पे इंटेंसिटी निकाली हमने, 40 डिग्री पे इंटेंसिटी निकाली, 50 डिग्री पे इंटेंसिटी निकाली, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट एंगल पे हमने क्या करी, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को फाइंड किया, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे इंटेंसिटी को हमने फाइंड किया और हमने पाया द हाइएस्ट इंटेंसिटी वॉज ऑब्जर्व्ड एट थीटा इक्वल टू 50 डिग्री व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स कि जब आप 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी काइनेटिक एनर्जी से आप अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवाओ मेटल सरफेस पे आपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कराया, जिसे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना। तो हमें 50 डिग्री पर, ठीक है ना, 50 डिग्री आप समझ रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो रहे हैं, तो 50 डिग्री के एंगल पे जो हमें इलेक्ट्रॉन देखने को मिला डिटेक्टर के द्वारा, 50 डिग्री के एंगल पे जो इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, ठीक है, 50 डिग्री पे जो इलेक्ट्रॉन देखने को मिला हमें, ठीक है, तो 50 डिग्री पे हमें क्या है, इंटेंसिटी मैक्सिमम देखने को मिलती है। 50 डिग्री पे हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम देखने को मिल रही है, और 50 डिग्री पे ये जो इंटेंसिटी है 50 डिग्री पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। और इस समय पे अगर आप वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे ना, यूजिंग डी ब्रोगली रिलेशनशिप, द इलेक्ट्रॉन हैविंग 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ हैव ए वेवलेंथ ऑफ इतना, वेवलेंथ आप कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा 0.167 नैनोमीटर, 0.167 नैनोमीटर। द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट यूजिंग ब्रैक्स लॉ यूजिंग लैम्डा इक्वल्स टू 165 नैनोमीटर which was agreement with the value predicted by de Broglie relationship। देखो मतलब क्या है, तो इसको मिटाने दो, हटाओ इस चीज़ को। अब देखो हमारा था क्या, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी लिखते थे, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी, ठीक है, डी ब्रोगली ने बताया था। पी को आप लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी को आप लिख सकते हो √2m/ke काइनेटिक एनर्जी, के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, एम का मतलब मास, 2m/ke लिख सकते हो, 2m/ke मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, एच तो कांस्टेंट है, ठीक है, 2 तो ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, काइनेटिक एनर्जी, जब आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दोगे 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखोगे 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखोगे 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास जो वेवलेंथ आएगी वो आएगी 0.167 नैनोमीटर अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। अब हमें क्या करना है, डी ब्रोगली के हिसाब से इतना आ रहा है। अब आप क्या करो, आप ब्रैक्स लॉ को यूज करो, क्या ब्रैक्स लॉ, देखो कि 2d साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, 2d साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, ठीक है, 2d साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। अब आप क्या करोगे, d की वैल्यू रख दोगे, ठीक है ना, मेटल प्लेन्स दो प्लेन्स है, इनके बीच की d की वैल्यू रख दोगे, d की वैल्यू रख दी हमने, साइन थीटा हम क्या रख देंगे, थीटा हम रख देंगे 50 डिग्री, ठीक है ना, 50 डिग्री रख देना, थीटा 50 डिग्री रख देना, ओके। और आपके पास क्या है, एन की वैल्यू पुट करोगे और आपको लैम्डा मिलेगा यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है कि आप ब्रैक्स लॉ को यूज़ करके
ब्रैग्स लॉ को यूज़ करके भी हमारे पास 0.167 नैनोमीटर ही आता है। ब्रैग्स लॉ को यूज़ करोगे और सारी वैल्यूज़ को रख देंगे तो लैम्डा हमारा कितना आएगा, 0.16 नैनोमीटर। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि हमारा जो डी ब्रोगली इक्वेशन था वो बिल्कुल करेक्ट है, और डी ब्रोगली ने जो चीज़ें बताई थी वो भी बिल्कुल सही थी। क्योंकि डी ब्रोगली के हिसाब से जो वेवलेंथ आनी चाहिए, डी ब्रोगली के हिसाब से 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी वाली जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेवलेंथ आनी चाहिए वो 0.167 आनी चाहिए। और जो ब्रैग्स लॉ को यूज़ करेंगे, जो हम ब्रैग्स लॉ स्पेशली ब्रैग्स लॉ हमारे डिफ्रैक्शन के लिए था, ठीक है ना, डिफ्रैक्शन के लिए ही ब्रैग्स लॉ आता है। तो ब्रैग्स लॉ को यूज़ करके जो हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, ब्रैग्स लॉ को यूज़ करके जो हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे वो भी सेम आ रही है। तो द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट यूजिंग ब्रैग्स लॉ गेव लैम्डा इक्वल टू 0.165, जो कि एक समान ही है, which was in agreement with the value predicted by de Broglie relation. Thus, wave nature of electron was proved. और हमें तो देखो सिंपल सी बात है, ब्रैग्स लॉ हमारे पास नहीं है, हमें ब्रैग्स लॉ नहीं पढ़ना, ठीक है ना, हमारे पास ब्रैग्स लॉ नहीं दिया गया है। तो हमें जो है ये चीज़ें 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ये चीज़ें हमें नहीं देखनी है। बस हमें सिंपल सी बात याद रखनी है, जो ब्रैग्स लॉ से जो रिजल्ट आ रहा है, जो रिजल्ट ब्रैग्स लॉ से आ रहा है और जो रिजल्ट आपके डी ब्रोगली के रिजल्ट इक्वेशन से आ रही है वो दोनों बराबर ही है। डी ब्रोगली वाला आपको आना चाहिए, डी ब्रोगली का फॉर्मूला कि लैम्डा इक्वल टू h/p, पी को आप √2m/ke लिख सकते हो, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। उस पर क्वेश्चन बनेंगे, उस पर न्यूमेरिकल बनेंगे, बट इस वाले क्वेश्चन पे आपके पास न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं दे रखा हमारे पास यहाँ पे। बस हमें बस इतनी बातें पता होनी चाहिए कि जो ब्रैग्स लॉ से जो रिजल्ट आ रहा है और जो आपके पास डी ब्रोगली ने जो कैलकुलेट किया था, दोनों का रिजल्ट बराबर है। सिमिलर सपोर्ट वॉज प्रोवाइडेड। अब देखो यहाँ पे चीज़ें खत्म हो गई, कि जिसकी आपकी डेविएशन इन जर्मर यहीं पे खत्म हो गए, समाप्त हो गए। इतना ही देखना था डेविएशन इन जर्मर के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिमिलर सपोर्ट वॉज प्रोवाइडेड बाय थॉमसन थॉमसन एंड रेड इन 1928 में थॉमसन एंड रेड ने क्या किया, व्हेन दे फोटोग्राफ्ड द डिफ्रैक्शन रिंग प्रोड्यूस्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू वेरी थिन मेटल एल्यूमिनियम फॉइल ले लो, बहुत पतली एल्यूमिनियम फॉइल ले लो, उसके थ्रू क्या करो, इलेक्ट्रॉन बीम पास कराओ, ठीक है। तो जो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा उसका एक इमेज ले लो, उसका एक फोटोग्राफ ले लो, मीन्स आप उसको कैप्चर कर लो और उसको क्या करो, उसको कंपेयर करो, ये मिली है, ठीक है ना। जब आप इलेक्ट्रॉन को एल्यूमिनियम फॉइल से पास कराओगे और एक डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा है, उस पैटर्न को हमने कंपेयर किया एक्सरे से। एक्सरे तो हम जानते हैं, ये तो लाइट है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो वेव है, ये तो क्या है, वेव है। तो वेव का डिफ्रैक्शन पैटर्न देखो, ये वेव का डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ठीक है ना, ये वेव का डिफ्रैक्शन पैटर्न है और ये इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मान के चल देते हैं हम। तो ये पार्टिकल का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है और जो वेव का डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो तो सिमिलर दिख रही होगी आपको, ठीक है, सिमिलर दिख रहा होगा। तो हाँ, इससे भी प्रूव हो जाता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो करते हैं। डिफ्रैक्शन अपीयर्स एज ए लाइट एंड डार्क पैटर्न, लाइट और डार्क पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं व्हेन वेव इनकाउंटर्स एंड ऑब्स्टेकल्स व्हाइल दे ट्रेवल। जब वेव ट्रेवल कर रही होती है, जब बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स आते हैं, मीन्स अगर वो कोई नैरो होल से पास कर रही होती है, तब भी डिफ्रैक्शन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और एक चीज़ें क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने सुना होगा, ठीक है, हाँ सुना ही होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आपको क्या होगा, आपको मिलेगा एक लाइट पैटर्न, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा आपको डार्क पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये जो भी लाइट पैटर्न आपको दिख रही है, ये जो लाइट पैटर्न दिख रही है, ठीक है, लाइट रिंग आपको दिख रही है, मीन्स यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये दो लाइन्स आपको दिख रही होगी, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण बन रही है। जो डार्क बन रही है वो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनती है, ठीक है। डार्क पैटर्न आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आता है। अब देखो पहला वाला क्या है, पहला वाला डायग्राम दिखा रहा है एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 71 पिकोमीटर, ठीक है, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ वेवलेंथ 50 पिकोमीटर।
इन बोथ ऑफ द एक्सपेरिमेंट रेफर्ड अब द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट वर इन एग्रीमेंट विद द इक्वेशन 2.7। जो आपके पास डी ब्रोगली का इक्वेशन था उनके हिसाब से सब चीज़ें सेम ही है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पे ही काम करता है बेसिकली। जब प्रूव हुआ इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर, जब इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन एज ए वेव भी काम कर सकता है, तभी हमने सोचा कि अब हम लाइट को यूज़ नहीं करेंगे, अब हम इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी डिफ्रैक्शन पैटर्न दे सकता है हमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रूव होने के बाद आई है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रूव होने के बाद आई है। ओके, the above experiment confirmed that the de Broglie propositions that the particle can behave as wave also। तो इस चीज़ को ये कंफर्म कर देती है हमारी ये क्या एक्सपेरिमेंट्स। दस द डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर वॉज ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, मेटल का भी डुअल बिहेवियर होता है, इलेक्ट्रॉन का है तो मैटर बाकी मैटर का भी होता है। हैविंग अंडरस्टूड द इलेक्ट्रॉन कैन हैव बिहेव एज वेव, लेट अस नाउ कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो तो क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी। पी को हम एम वी लिख सकते हैं और पी को आप अंडर रूट 2m/k भी लिख सकते हो, 2m/k। जब आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी होगी तो आप ये पी की जगह पे ये लगा देना, मोमेंटम की जगह पे ये लिख देना। तो देखो एच की वैल्यू रख दो, आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो और आप वेलोसिटी रख दो इलेक्ट्रॉन की, तो आपके पास क्या मिल जाएगा आपको, वेवलेंथ। लेट अस कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद बुलेट। एक बुलेट जिसका मास इतना है, इतना kg, और वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, उसका वेवलेंथ निकाल लो, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो एच बाई एम भी हम सेम चीज़ें करेंगे, मास रख देंगे, हम उसका वेलोसिटी रख देंगे और हमें मिलेगा लैम्डा। अब देखो, अब जो लैम्डा मिल रहा है आपको, इस लैम्डा को, इस वेवलेंथ को इलेक्ट्रॉन वाले से कंपेयर करो, तो जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है वो ज़्यादा है इस वाले से। ठीक है, तो जो पार्टिकल हैवियर मास है का है, ठीक है, हैवी मास वाला पार्टिकल लाइक आपका बुलेट हो गया, आपका फुटबॉल हो गया, आपका बाइक हो, कुछ भी जो हैवी मास है जिसका मास ज़्यादा है, तो उसका जो वेवलेंथ आएगा वो इतना कम आएगा कि आप मेजरेबल ही नहीं है उसको, क्या मेजर करोगे, ये तो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट है ही नहीं, तो सिग्निफिकेंट वेवलेंथ हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, यू कैन कंपेयर दी टू वेवलेंथ एंड सी द मास ऑफ द सिस्टम अफेक्ट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर मास ज़्यादा, देखो यही दिख रहा है ना, लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी। मास अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम आएगी, You can also conclude from equation 2.9 that d Broglie wavelength at a given velocity। अब वेलोसिटी को मान लो, वेलोसिटी हम बोल देते हैं कि एक हमारे पास एक वेलोसिटी दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, मान लो कुछ भी दे रखी है, वेलोसिटी को फिक्स कर दो, वेलोसिटी फिक्स कर दोगे तो इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स मास। मीन्स आपका जो वेवलेंथ है और मास इनवर्सली रिलेशनशिप में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कि वेवलेंथ अगर मास अगर बढ़ाओगे, मास अगर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा। ठीक है, दिस इज फॉर पार्टिकल ऑफ लार्जर मास लैम्डा बिकम्स स्मॉलर। जब आपका मास बहुत ज़्यादा है तो आपका वेवलेंथ बहुत कम आएगा। हैंस मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, जो बॉडी थोड़ी लार्ज साइज की होती है, ठीक है, ऑफ लार्ज एम हैव टू स्मॉल ए लैम्डा टू बी मेजर। उसका वेवलेंथ इतना कम होता है कि आप वो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, क्या मेजर करोगे उसको। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली लैम्डा कैन कैलकुलेट बाय डिफ्रैक्शन फिनोमेना। अब डिफ्रैक्शन पैटर्न, जो डिफ्रैक्शन फिनोमेना हो रहे हैं, इससे भी हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, बट हम डी ब्रोगली को यूज़ करते हैं, हम डी ब्रोगली रिलेशनशिप को यूज़ करके हम लैम्डा निकालेंगे। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली इसको निकाला जा सकता है, लैम्डा को एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है। डिफ्रैक्शन फिनोमेना जो होती है वेव में पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे काम की नहीं है अभी। हम कैसे निकालेंगे, हमें अगर बोल रखा है पार्टिकल का वेवलेंथ निकालो, तो हम डी ब्रोगली इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है ना, डी ब्रोगली रिलेशनशिप को हम यूज़ करके निकाल देंगे। अब हम आगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आपको सिंपल सी बातें याद रखनी है कि जो मास अगर ज़्यादा है तो आपका वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगा। मास अगर बहुत ज़्यादा कर दो तो वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो इन सब के लिए आपका जो वेवलेंथ आता है वो अच्छा खासा आता है कि जिसको हम मेजर कर पाएँ। ठीक है,
सिग्निफिकेंट वेवलेंथ हमको देखने को मिलती है। तो यही बातें थी और कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है ना, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। हमने देखा कि ये काम कुछ और कर रहे थे, हो कुछ और गया, ठीक है। ब्रेक्स लॉ आपको बिल्कुल याद नहीं रखनी, ब्रेक्स लॉ क्या है, बस हाँ इतने याद रखना है कि ब्रेक्स लॉ क्या है। ब्रेक्स लॉ आपके पास डिफ्रैक्शन के लिए ब्रेक्स लॉ होती है, डिफ्रैक्शन के लिए होता है ब्रेक्स लॉ। तो ब्रेक्स लॉ से जो आपके पास रिजल्ट आता है और जो हमारे पास डी ब्रोगली का जो रिजल्ट था वो एक समान आ रही थी, ठीक है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ और ब्रेक्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब जब आप वेवलेंथ निकालोगे तो वो समान आ रही है पार्टिकल के लिए। तो आज के लेक्चर को हम यहीं भी समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखने वाले हैं।